खुद अपनी लाइफ में पुण्य आत्मा अवतरण का अनुभव हर पल हर क्षण कर रहे हैं और उनके घर भी एक डिवाइन एनर्जी आई हुई है। सो आई विल वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे स्वामी जी ने बताया कि हमारी आत्मा ही बेस्ट फ्रेंड है ना। सभी फ्रेंड्स है ही, सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा आत्मा है। तो हम उनके साथ हर क्षण प्रति पल रहेंगे और जीवन एक उत्सव बन जाए, ऐसा स्वामी का आशीर्वाद भी पाएंगे। और आज जो हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर हेतल जी, हम इतने पुण्यवान आत्मा है कि इतने गुरु शक्तियों हमें हमारे लिए भेजती है, इनको तैयार करके। कि डॉक्टर हेतल जी एमडी गायनेकोलॉजिस्ट थे आयुर्वेद में। इनका 11 साल से ज्यादा अनुभव है गर्भाधान संस्कार, प्रेगनेंसी में जो लेडीज है उनको कैसे तैयार करना है। इनका खुद का सुश्रुत निरामय चिकित्सालय का इनोग्रेशन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर हेतल जी। आप सभी का निरामय स्वास्थ्य ही रहे और सभी जो जो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, अपने घर एक दिव्य संतान गुरु शक्ति आह्वान करते हैं, उनके लिए आप बेस्ट माध्यम बने रहो, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ज्ञान अनुभव आप सब हमारे साथ शेयर करो। मोस्ट वेलकम डॉक्टर हेतल। नडियाद से है और नडियाद के आचार्य भी है समर्पण ध्यान से, और हम आज इनका लाभ लेंगे। वेलकम डॉक्टर हेतल जी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। थैंक यू डॉक्टर मीनाबेन। सेशन शुरू कर रहे हैं। पहले सभी पुण्यात्माओं को और जो पुण्य आत्मा का अवतरण करने वाली जो माता है, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन है और सभी का हार्दिक स्वागत है यह प्रोग्राम में। पिछली बार जो हमने लेक्चर लिया था उसमें खास करके गर्भाधान संस्कार क्या है उसके ऊपर लेक्चर था। आज जो टॉपिक है वह थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि खास करके पुण्य आत्मा अवतरण तो सभी चाहते हैं, कई माता पिता उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके लिए क्या क्या कारण जवाबदार है, यह सब चर्चा हमें आज ये लेक्चर में करनी है, ताकि हमारा जो मिशन है पुण्यात्मा अवतरण वह मिशन हम कंप्लीट कर पाए। खास करके जब माता पिता पुण्य आत्मा अवतरण के लिए जब प्रयत्न करते हैं कि हमें बहुत अच्छी, बहुत भाग्यशाली, लंबे आयुष्य वाली और बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट ऐसी पवित्र आत्मा चाहिए, तो उसके लिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि पहले माता पिता को संकल्प करना है। संकल्प करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि माता की इच्छा होती है, पिता की इच्छा नहीं होती है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ऐसे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन जब भी हमें पुण्य आत्मा अवतरण चाहिए तो उसके लिए मेन थिंग ये है कि आपका संकल्प बनाओ। संकल्प मीन्स क्या है कि सबसे पहले आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वह सबसे मेन चीज है कि यह हमारा संकल्प है। जैसे कि आप ऐसा चाहते हैं कि गुरु शक्ति हमारे पास अवतरित हो, कोई ऐसा चाहते हैं कि डॉक्टर अवतरित हो, कोई ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो साइंटिस्ट बने,
या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर सबसे आगे बढ़े, जो भी माता पिता के दिमाग में जो जो ख्याल है, उसके लिए सबसे पहले एक संकल्प तैयार कीजिए। संकल्प भी किस तरह से करना है, पूरा विजुअलाइजेशन चार्ट बनाना है, उस तरह से हमें हमारा संकल्प करना है। विजुअलाइजेशन चार्ट मीन्स क्या है कि विजुअलाइजेशन चार्ट के अंदर एक हम बड़ा ड्राइंग पेपर लेंगे। ड्राइंग पेपर लेकर उसके बीच के अंदर आपको जिस तरह की पुण्य आत्मा चाहिए उसका फोटोग्राफ्स आप लगा दो। जो भी चाहिए, आप जैसा भी चाहिए, आपको आपके दिमाग में ऐसा है कि मेरा बच्चा इस टाइप का आना चाहिए, लुक वाइज, पर्सनालिटी, स्मार्ट, सब कुछ इस तरह से आना चाहिए, तो उसका फोटोग्राफ्स आप बीच में लगाओ। आसपास में आपके जो संकल्प है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि हमें गुरु शक्ति का अवतरण चाहिए, पुण्य आत्मा का अवतरण चाहिए, तो आपके दिमाग में जो भी गुरु है कि मुझे बस यह गुरु के जैसा ही एक पुण्य आत्मा अवतरण चाहिए, तो उसका फोटोग्राफ्स लगाओ। उसके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी है वह क्वालिटी वहां पर लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे हम कि स्वामी विवेकानंद है, तो उसका मेमोरी पावर बहुत ही शार्प था कि वह एक बार बुक्स पढ़ते थे तो पूरी बुक्स उसको याद रह जाती थी। जब भी वो दूसरी बार वह बुक्स नहीं पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा था कि उसको दोबारा वह बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती थी। तो इस तरह से हमारे बच्चे में भी मेमोरी पावर की क्वालिटी आनी चाहिए। ये एक क्वालिटी हुई। ऐसे जो भी क्वालिटी है आपके दिमाग में, जो भी, जैसे कि पॉजिटिव थॉट, तो शिवानी दीदी है, उसके पॉजिटिव थॉट सबको पता है कि बहुत ही अच्छे हैं, तो उसके जैसे पॉजिटिव थॉट हमारे बच्चे के अंदर आने चाहिए। पर्सनालिटी वाइज, मेंटली, उसके थॉट जो भी आपके दिमाग में है कि मेरा बच्चा इस तरह से हमें चाहिए, पूरा आसपास बीच में फोटोग्राफ, आसपास सभी जो जो भी कैरेक्टर्स है उसके फोटोग्राफ्स, और उसके साथ में उसकी बेस्ट क्वालिटी, और साथ में लिखनी है ऐसी क्वालिटी मेरे बच्चे में है। इस तरह से लिखकर पूरा विजुअलाइजेशन चार्ट बनाना है। ये संकल्प है हमारा, और इसको हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में रखना है और बोलना है कि आपकी इच्छा के अनुसार हमारी पुण्य आत्मा अवतरण आए। बाद में यह पूरा विजुअलाइजेशन चार्ट को हमारा जो बेडरूम है वहां पर सामने स्टिक कर देना है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर नाइट में सोते समय पूरा यह चार्ट पढ़ना है। पूरा यह चार्ट पढ़ते समय आपका जो हाथ है वह लोअर एब्डोमिन के ऊपर, जहां पर यूट्रस है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, कि जहां से एग आकर वहां पर ग्रोथ होगा, वहां पर रख कर ये पूरा विजुअलाइजेशन चार्ट आपको रीड करना है। यह सबसे पहले बेस्ट संकल्प हुआ, है ना? संकल्प होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा एक एम्स तो होना ही चाहिए कि हमें ये चाहिए। जैसे कि हमें हिमालय चढ़ना है तो कहाँ जाना है, हिमालय पर एवरेस्ट चढ़ना है तो हमारा गोल है कि हम वहां पर चढ़ना है, तो हमें आगे के रास्ते सब मिल जाएंगे। इस तरह से ये पूरा एक संकल्प या गोल बना दो कि हमें इस तरह का ही चाइल्ड चाहिए। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता को शादी को 2 साल हो गए, बाद में उसको अभी चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए, उसके लिए वह प्रयत्न करते हैं। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना किया, बाद में वह थक जाते हैं कि 4 महीना हो गया, हम फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्यों कंसीव नहीं हो रहा है? तो मेन चीज ये है कि सबसे पहली चीज ये कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज की मेडिकली क्या कौन कौन सी चीज है जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। खास करके हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज। दैट मीन्स की जब भी हम जमीन के अंदर सीड डालते हैं तो वह सीड बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ये मेन थिंग। दूसरी चीज ये है कि जमीन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अनुसार
पानी भी वहां पर चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, ये सब चीज का कॉम्बिनेशन होगा तब बहुत ही अच्छा पौधा वहां से निकलेगा और वह बहुत अच्छा फ्रूट हमें देगा। तो सेम यह चीज ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चे के लिए, कि हम जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब माता पिता के स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। उसके अलावा जहां पर प्रेगनेंसी ठहरने वाली है उस वो जो अंदर के अवयव है जिसको प्रजनन अवयव बोलते हैं, कि जिसके अंदर गर्भाशय है, दोनों बीज वाहिनी है, बीज धानी है जिसको ओवरी बोलते हैं, जहां पर से बीज बनने वाला है, यह सब आपका हेल्दी और स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कि जहां से पुरुष बीज की एंट्री है गर्भाशय के अंदर, वह जो पथ है उसको वजाइना कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह वजाइना के अंदर कभी कोई भी टाइप्स का इन्फेक्शन है, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर इचिंग हो रही है, स्मेल है, इन्फेक्शन है, पसल्स है, तो क्या होता है कि जैसे ही सीमेन वहां पर गिरता है, पुरुष बीज वहां पर आते हैं, स्पर्म, तो वह ऐसे ही पस सेल्स के अंदर या फिर ऐसे ही मेडिकल लैंग्वेज में हम बोले तो जैसे कि वजाइना है, उसकी जो पीएच लेवल सबको पता रहेगी कि पीएच लेवल दो टाइप्स की होती है, एसिडिक और अल्कलाइन। तो वजाइना की जो नॉर्मल पीएच है वह एसिडिक है और जो सीमेन की नॉर्मल पीएच है वह अल्कलाइन है। जब वहां पर एसिडिक और अल्कलाइन यह दो चीज मिक्स होती है तो वहां पर न्यूट्रल बेस बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वजाइना की एसिडिक जो पीएच है वह इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर जब स्पर्म गिरते हैं तब वह न्यूट्रल होने की बजाय पूरा एसिडिक मीडिया बना देता है और उसकी वजह से वहां पर इंफेक्शन ज्यादा रहते हैं और जो स्पर्म मीन्स पुरुष बीज वहां पर ही डेड हो जाते हैं, जो आगे जा नहीं सकते हैं। अभी प्रेगनेंसी किस तरह से ठहरती है तो पहले उसकी भी मैं साथ में चर्चा कर लूंगी। जैसे कि गर्भाशय है, उसके आसपास बीजधानी है और उसके नीचे बीजाशय मीन्स ओवरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर की जो वॉल है जिसको मेडिकल में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वह पूरा एंडोमेट्रियम पूरे महीने में ठीक होता है। जैसे कि उसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती है, वह नॉर्मल थिकनेस 8 to 10 mm जितनी बढ़ जाती है। बाद में वह वहां से ब्रेक होता है और पीरियड स्टार्ट होते हैं। जैसे पीरियड स्टार्ट हो गए, बाद में 10th डे से जो बीजदानी है साइड पर उसके अंदर एक एक एग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 10वें दिन पर छोटा एग हुआ, 12वें दिन पर वो थोड़ा बड़ा हुआ, 14th डे पर ज्यादा बड़ा हो जाता है और बाद में वो वहां से ब्रेक होता है। जैसे अंडा फटता है और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है, सेम वह प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है और जो बीजधानी है वहां पर से वह अंडा फटता है, उसमें से जो स्त्री बीज है वह बाहर निकलता है। वह स्त्री बीज बाहर निकलकर जो बीजधानी के साथ जुड़ी हुई बीज वाहिनी थी उसके अंदर पूरा जो बीज है वह आ जाता है। वह बीज अच्छी तरह से 24 आवर्स to 48 आवर्स लाइव रहता है बॉडी के अंदर। तो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए यह 24 to 48 आवर्स ही जरूरी है पूरे महीने के अंदर। यह 24 to 48 आवर्स के अंदर पुरुष बीज वजाइना पे आया और वह वजाइना से धीरे धीरे मूव करके गर्भाशय के थ्रू बीज वाहिनी में जहां पर स्त्री बीज आया था वहां आकर मिल गया और वहां पर उसने गर्भ बना दिया। यदि वहां पर पुरुष बीज नहीं आता है तो वह स्त्री बीज गर्भाशय के थ्रू
जब पीरियड्स आता है तब बाहर निकल जाता है। अभी बीज वाहिनी में छोटा सा गर्भ बन गया है, वह गर्भ 3 दिन तक बीज वाहिनी में ही धीरे धीरे करके मूव होगा। धीरे धीरे करके बीज वाहिनी, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया मीन्स छोटे छोटे हेयर जैसे होते हैं। वह हेयर क्या करते हैं, वहां पर बीच में जो गर्भ था उसको धीरे धीरे करके मूव करते हैं। 3 दिन के अंदर वह गर्भ धीरे धीरे मूव करके गर्भाशय में आकर गर्भाशय में स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद वह गर्भाशय के अंदर जो गर्भाशय की दीवार है, वहां से धीरे धीरे लेकर ब्लड कलेक्ट करता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है और वह गर्भ का ग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले फर्स्ट मंथ में वह गर्भ राइस के दाने, चोखे के, राइस के, चावल के दाने के जितना ही छोटा होता है। उसके बाद में वह धीरे धीरे चने के दाना जितना हुआ, एग जितना हुआ, उस तरह से धीरे धीरे होकर वह बड़ा बनता है। और उसके बाद में अलग अलग ऑर्गन्स उसमें डेवलप होते हैं और 9 मंथ कंप्लीट होकर 7 डेज होते हैं, तब वह पूरा मेच्योर बेबी हमें वहां पर मिलता है। तो यह पूरा प्रेगनेंसी किस तरह से ठहरती है उसकी ये हमने बात की। तो उसके अंदर एक फैक्टर हमने बताया कि वजाइना में जब वहां पर पुरुष बीज गिरता है, तब वहां पर यदि पीएच लेवल एसिडिक ज्यादा है या फिर वहां पर इन्फेक्शन है, तो पुरुष बीज वहां पर ही सब डेड हो जाएंगे, वह आगे जा ही नहीं सकते। तो हम यदि 4 महीने, 6 महीने या फिर 1-2 साल से प्रयत्न करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैडम सब भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरती है? तो सभी नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन जो वजाइना का पथ है वहां पर ही इन्फेक्शन है। तो यह तो मेन गेट है पुरुष बीज को एंटर करने के लिए। तो यह गेट ही वहां पर क्लोज रहेगा तो पुरुष बीज स्त्री बीज तक पहुंचता ही नहीं है और प्रेगनेंसी कंसीव होती नहीं है। इसीलिए खास हमें यह देखना चाहिए कि यदि इस टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को जाकर मेडिकली हम चेकअप करवा लें। इस चीज की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो यह हम ठीक करेंगे तो इजीली प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। वजाइना के आगे का जो फैक्टर हम देखते हैं उसको गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भाशय की जो साइज है वह नॉर्मल साइज हमारी मुट्ठी के जितनी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह साइज थोड़ी छोटी है या फिर पूरा गर्भाशय एक साइड पर झुका हुआ है या फिर गर्भाशय 2 इस तरह से भाग में बटा हुआ है। तो यह सब गर्भाशय की अलग अलग एबनॉर्मालिटी बोलते हैं। तो इसको हमें कैसे पता चलेगा? एक बार सोनोग्राफी करवाकर, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने से हमारा गर्भाशय प्रॉपर है नहीं है, क्या है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये सब चीज हमें पता चलेगी। यदि नॉर्मल गर्भाशय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि गर्भाशय के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। दूसरी चीज कि कभी कभी गर्भाशय बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, 90% के अंदर गर्भाशय पूरा नॉर्मल होता है, लेकिन गर्भाशय की 2 पोजीशन है। एक पोजीशन है जिसको एंटीवर्टेड पोजीशन बोलते हैं। एंटीवर्टेड मीन्स गर्भाशय इस तरह का है पूरा, ये गर्भाशय है, ये उसका मुख हुआ ये। तो गर्भाशय का मुख इस तरह से आगे है कि जहां पर स्पर्म जैसा गिरा तुरंत ही वह गर्भाशय के अंदर जाकर स्पर्म आगे ओवम को मिलकर वहां पर बच्चा बना देता है। लेकिन यदि इस तरह से आगे मुख नहीं है लेकिन वह मुख पीछे है,
जिनको मेडिकल लैंग्वेज में रिट्रोवर्टेड गर्भाशय, रिट्रोवर्टेड यूट्रस अर्थात कि पीछे झुका हुआ गर्भाशय बोलते हैं। तो इस तरह से भी यदि गर्भाशय का मुख है तो स्पर्म यहाँ पर गिरा, उसको नीचे जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसीलिए भी कभी कभी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है। तो इसके अंदर क्या है रीजन, आगे झुका हुआ है, पीछे है, क्या है, उसका भी इलाज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी फॉल्ट है उसका हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना है कि किस कोज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो खास करके हमें यह जानना है कि यह कोज है, तो उसके अनुसार हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए खास करके गर्भाशय आगे झुका हुआ है या फिर पीछे है, क्या है, तो इसके लिए खास करके हाँ, तो इसके लिए खास करके हमें ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि सोनोग्राफी करवा लेंगे तो सोनोग्राफी थ्रू हमें पता चल जाएगा कि यूट्रस है उसका जो मुख है वह आगे है या पीछे झुका हुआ है। उसके अलावा दूसरा एक फैक्टर है जो गर्भाशय के ही, यूट्रस के ही रिलेटेड है, वह क्या है, तो खास करके गर्भाशय के अंदर का जो लेयर है वह ठीक होना चाहिए। यदि वह अंदर का लेयर ठीक नहीं होता है, जैसे कि जमीन हमारी अच्छी है लेकिन जमीन का लेयर है, जमीन के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो भी वहां से पौधा बाहर निकलेगा नहीं। सेम इस तरह से जो यूट्रस है वह हमारी जमीन है, तो उसको भी अंदर जो लाइनिंग है वह भी अच्छी तरह से लाइनिंग होनी चाहिए। तो वह लाइनिंग के लिए भी हमें सोनोग्राफी करके हमें पता चलेगा कि वह लाइनिंग सही है या नहीं। इसके अलावा गर्भाशय से आगे हम जाएंगे तो बीजधानी उसके साथ में जुड़ी हुई है। बीजधानी और गर्भाशय दोनों के बीच में है वह बीज वाहिनी, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब है वह एक रास्ता है कि जहां से स्पर्म और ओवम एक दूसरे को मिलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब, दोनों फेलोपियन ट्यूब भी ओपन होनी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा सब ट्राई करते रहते हैं, सभी रिपोर्ट्स करवा लिया, एग अच्छा बन रहा है, फिर हस्बैंड के स्पर्म अच्छे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्यूब्स का रिपोर्ट्स नहीं करवाया है। तो ट्यूब्स का रिपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही स्पर्म और ओवम एक दूसरे को मिलने वाले हैं। तो ट्यूब्स है उसके लिए ओपन होनी बहुत ही जरूरी है। तो ट्यूब्स ओपन है या फिर ब्लॉक है, उसके लिए भी HSG करके रिपोर्ट आता है, हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफी बोलते हैं। तो वह रिपोर्ट्स भी हम करवा सकते हैं। तो वह रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर ओपन है। तो उसके थ्रू हमें पता चलेगा। दूसरी चीज, यह रिपोर्ट करवाने से दूसरा बेनिफिट यह होगा कि यदि छोटा सा भी कोई ब्लॉकेज ट्यूब्स के अंदर रहेगा तो वह पूरा ओपन हो जाएगा। इसके जो वहां से डाई पसार करेंगे उसके थ्रू पूरा ट्यूब से वह खुल जाएगा। तो ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं कि कई साल से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, लेकिन HSG का रिपोर्ट करवाया है, वहां पर सब ओपन हो गया और दूसरे महीने में ही वह उसको कंसीव होने में चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। यह हुआ ट्यूब्स का फैक्टर। उसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर है वह है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह बीजधानी मीन्स ओवरी। ओवरी के अंदर जब भी कोई भी स्त्री पीरियड्स के अंदर स्टार्ट होता है, वह जब छोटी होती है, उसकी युवा अवस्था स्टार्ट होती है, तब जब पीरियड्स में होती है तब उसकी बीजधानी के अंदर मिलियन की संख्या में एग होते हैं। वह एग नेचुरली बनते हैं, धीरे धीरे वह एग डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। मीन्स एग राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो साइड पर एक एक बीजदानी है। इसीलिए होता क्या है कि एक महीने में राइट साइड पर से एग हुआ,
दूसरे महीने में लेफ्ट साइड पर से एग हुआ, राइट लेफ्ट चलते रहता है। यह एक साल में 12 साइकिल या 13 साइकिल होती है पीरियड्स के दिन के अनुसार। तो उतने एग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। जैसे कि कोई भी माता ट्राई कर रही है, वह 12 साल की एज से उसको पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ है, तो 12 साल से लेकर आज उसकी एज 24 है, तो यह जो 12 साल बीत गए हैं उसमें उसके एग है उतने चले गए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जितनी छोटी एज में प्रेगनेंसी ठहर जाए वह उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साथ में बीज की संख्या, वहां पर बीज की मात्रा भी बहुत अच्छी है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज 20 से 30 के बीच में सबसे बेस्ट है। इसीलिए प्रेगनेंसी के प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है वह 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में हो जाना ही चाहिए। उसके बाद में हम प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर भी ये सब चीज की वजह से प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। साथ में इसके लिए एक ब्लड का रिपोर्ट्स आता है जिसको AMH मीन्स एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स बोलते हैं। कभी कभी ये होता है कि बीजदानी के अंदर जो एग है वह क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो यदि हम AMH का रिपोर्ट करेंगे तो उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि बीज की क्वालिटी कैसी है। AMH की नॉर्मल जो वैल्यू है वह 2 से 4 होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह वैल्यू बहुत ही कम आती है। कई सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास कि जिसकी वैल्यू 0.02 है। तो वह एक्चुअली ये है कि एलोपैथी के अनुसार यदि इतना लो AMH है तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। मोस्टली यह एडवाइस देते हैं कि डोनर एग लेकर IVF मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लेनी चाहिए ऐसे केसेस में, तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 0.02, 0.2, 0.4 वाले, जिसके घर पे भी अभी चाइल्ड है। तो इतना अच्छा रिजल्ट आयुर्वेद की मेडिसिन के अंदर भी है। एलोपैथी मेडिसिन भी अच्छी ही है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हम मेडिसिन कर सकते हैं। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर AMH बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि शिवलिंग बीज है, पुत्र जीवक चूर्ण है, शतावरी चूर्ण है। तो यह सब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके थ्रू यह AMH का लेवल या फिर एग जो क्वालिटी वाइज है वह क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा एक जो मोइन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके हमारा एग अलग हुआ, दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ वह हम देख सकते हैं। कैसे? तो खास करके उसके अंदर पीरियड्स के जो बीच का टाइम पीरियड है, जैसे कि फर्स्ट डेट को पीरियड स्टार्ट हुए हैं, उसके 10th डे से लेकर 20 डेज के बीच में प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो प्रेगनेंसी के लिए हम जब ट्राई करते हैं तब पीरियड्स क्या 10th डे, 12th डे, 14th, 16th, 18th और 20 इतने डेज पर एक एक दिन छोड़कर हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए एडवाइस देनी चाहिए, या फिर जो भी माता ट्राई कर रही है उसको ट्राई करनी चाहिए। 10 से 20 दिन के बीच में क्या होता है कि जिससे आप खुद पहचान सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया है या फिर कंसीव करने के लिए यह टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर दो चीज है,
राइट या लेफ्ट, दोनों में से कोई भी एक साइड पर एब्डोमिनल पेन होगा। जब ओव्यूलेशन होता है, एग अलग होता है, तब दोनों साइड में से कोई भी एक साइड पर पेन होता है। उसके साथ में वजाइना में से स्टिकी वाटरी डिस्चार्ज होता है। वाटरी डिस्चार्ज है और यह पेन है, तो यह मेन उसकी साइन है। साथ में हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वह भी थोड़ा हाई होगा। तो यह मेन साइन है कि ओव्यूलेशन हो गया है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए यह टाइम पीरियड हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो जो कपल 4-5 महीने से ट्राई कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं, यह कपल इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते रहो कि कब एग रिलीज हुआ है। जब एग रिलीज होता है तब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस सबसे बेस्ट है। वह 24 आवर्स, वह 24 आवर्स के अंदर, जैसे कि हमारे स्वामी जी का मिशन है पुण्य आत्मा अवतरण, तो प्रेगनेंसी के लिए हम जब ट्राई करते हैं तब दिमाग में कोई भी टाइप्स के नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हस्बैंड वाइफ के दोनों के रिलेशन बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहनी चाहिए। दोनों के बीच में ईगो, ईर्ष्या या कोई भी नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब भी प्रेगनेंसी के लिए हम ट्राई करते हैं, तब हम गर्भाधान संस्कार करवा सकते हैं। उसकी प्रेयर है, उसके मंत्र है गर्भाधान करने के लिए, तो यह सब मंत्र का उच्चारण भी हम साथ में कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम प्रेयर कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हमारा जो मिशन है कि पुण्य आत्मा का अवतरण हमें चाहिए, उसके लिए आप हमें सहाय करें। यही ऐसी हमारी अच्छी भावना है। तो यह सब प्रार्थना का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये प्रार्थना का एक मैं एग्जाम्पल दूंगी कि आयुर्वेद के अंदर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, या फिर आप सब भी जानते होंगे कि पंचकर्म करके एक सारवार आती है। पंचकर्म के अंदर खास करके अलग अलग जो विरेचन, वमन, इस तरह से कर्म होते हैं। तो जब भी ये कर्म करवाते हैं, तब जो भी दवाई हम लेते हैं उसके अंदर, एक बार मेरे क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर जो भी पेशेंट आते हैं उसको मैं इस तरह से जो भी दवाई देती हूँ वह प्रेयर करवा कर देती हूँ। तो एक बार एक यूएसए से पेशेंट आया था उस विरेचन के लिए। तो वह पेशेंट ने उसकी अनुभूति एक शेयर की कि मैडम, यही मेडिसिन इसी डोज में हम जब यूएसए में लेते हैं तब इतनी इफेक्ट नहीं होती है, कि जैसे कि लूज मोशन करवाने के लिए हमने जो दवाई दी है उसके अंदर ज्यादा लूज मोशन होंगे तो ही इंटेस्टाइन है वह क्लियर हो जाएंगे। तो वह मैं वहां पर लेती हूँ, सेम यही डोज में सेम इस तरह से वार्म करके ही मैं लेती हूँ, सेम वार्म वाटर भी मैं पीती रहती हूँ, फिर भी इतनी अच्छी इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जब आपने मेडिसिन दी तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा और अच्छी हुई। उसका रीजन क्या है कि जब भी मेडिसिन लेते हैं या फिर मैं देती हूँ, तो उसको पूरा प्रेयर करना है कि हम किस मिशन के लिए, हमारा ध्येय क्या है, किस चीज के लिए हम यह दवाई लेते हैं। तो यह दवाई को भी अच्छे वाइब्रेशन दो। अच्छे वाइब्रेशन देकर वह हम दवाई जब लेंगे तो उसकी इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होती है। तो इस तरह से कोई भी दवाई आप प्रेगनेंसी के लिए या दूसरी भी दवाई जब आप लेते हैं, खाना खाते हैं, तब उसके अंदर पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन या परमात्मा से हम प्रार्थना करने के बाद दवाई, हमारा फूड या कोई भी चीज हम खाए, या फिर कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे पास फूड हमें बाहर का ही खाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रेयर करके उस फूड के वाइब्रेशन को अच्छे बना देते हैं। बाद में हम जब वो फूड लेंगे तो उसका रिजल्ट या फिर उसकी जो साइड इफेक्ट होगी वो बहुत ही कम होगी।
क्योंकि उसके साथ अच्छे वाइब्रेशन मिले हुए हैं, इसीलिए। तो इस तरह से मेडिसिन भी हम जब लेते हैं तब वह प्रेयर करने के बाद ही हमें लेनी है। तो खास करके पुण्य आत्मा के लिए जब ट्राई करते हैं तब उसके लिए प्रार्थना हमें बोलनी चाहिए। वेद के अंदर मंत्र भी लिखे हुए हैं। साथ में हमारा जो हिमालय समर्पण भाग 2 है उसके अंदर बहुत ही अच्छा इसका विवरण किया है, तो वह भी हम साथ में पढ़ सकते हैं। वो पूरा प्रेयर करने के बाद हमें कंसीव करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। कंसीव करने के लिए जब ट्राई कर रहे हैं तब भी एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा कूल होना चाहिए। हम मेडिटेशन करने के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो वह सबसे बेस्ट है। हमारा कंसंट्रेशन लेवल और जो पुण्य आत्मा का अवतरण चाहिए वह आत्मा भी इस तरह का एटमॉस्फेयर देखकर वह हमारे पास आएगी। उसके बाद खास करके जब गर्भाधान संस्कार हम करवाएंगे तो उसके अंदर चावल की खीर बनाकर उसको पूरा वाइब्रेट करो, और वही खीर जब प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो उसके पहले वह खीर हमें लेनी चाहिए। खीर क्यों लेनी चाहिए? खीर के अंदर चावल है ना, उसके बाद शुगर है और मिल्क है। यह 3 चीज ऐसी है कि हमारे बॉडी के अंदर पित्त यानी गर्मी बढ़ी हुई है या फिर कोई भी गर्मी वाला दोष बढ़ा हुआ है उसको वह कूल करेगा, ठंडा करेगा। तो बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा दोष है या ऐसे विकार है तो उसको भी वह कूल करेगा। उसके लिए हमें वाइब्रेशन वाली खीर है वह लेनी है बिफोर रिलेशन या फिर रात में डिनर में, और बाद में ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करनी है। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के बाद भी पूरे जो 15 दिन है जब पुण्य आत्मा का अवतरण आधान होगा, जैसे मैंने आगे बताया गर्भ का निर्माण होगा, 3 दिन गर्भ रहेगा, वह स्टिक होगा, यह सभी के अंदर हमारे दिमाग के अंदर पूरे पॉजिटिव थॉट चलने चाहिए, तो ही यह सब चीज की इफेक्ट अच्छी तरह से होगी, है ना। तो इसीलिए इस तरह से हम ओवम अच्छे बन रहे हैं, यह ट्राई कर सकते हैं। अभी एएमएच के अलावा एक दूसरा रिपोर्ट्स है जिसको ओव्यूलेशन स्टडी या फिर फॉलिक्यूलर स्टडी बोलते हैं, कि जिसके थ्रू हम 100% कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए खास करके ओव्यूलेशन जो स्टडी है वह पीरियड्स के 10th डे से स्टार्ट करते हैं। 10th, 12th, 14th, 16th इस तरह से अलग अलग डेज पर यह स्टडी करवानी है। जब 10th डे पर यह स्टडी करवाने के लिए जाएंगे तब एग थोड़ा छोटा होगा, 10 mm, 12 mm, 13 mm की साइज होगी। 12th डे के आसपास वह थोड़ा बड़ा होगा, 15, 16 mm। उसके बाद में 2 दिन के बाद में वह बहुत ही मैच्योर हो जाएगा, 20 साइज के आसपास का, और उसके बाद में वह एक वहां पर से अलग होगा, मीन्स फटेगा, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। यह पूरी प्रोसेस नेचुरल है और यह प्रोसेस होनी ही चाहिए। कभी कभी कोई पेशेंट का ऐसा भी आता है कि यह ओव्यूलेशन स्टडी करवाते हैं तो एग एक ही ओवरी में बन रहे हैं, दोनों ओवरी में नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, नेचुरल ही नियम है कि एक ओवरी में से ही एक एग बनेगा, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी में से बनेगा, तीसरे महीने में से अलग ओवरी में से बनेगा। तो यह नेचुरली ही यह रूल्स है कि एक मंथ में एक एग ही बनेगा। जब ज्यादा एग कैसे बनते हैं कि कभी आईवीएफ की ट्रीटमेंट चल रही है या कभी आईयूआई की ट्रीटमेंट चल रही है या फिर कभी डॉक्टर्स ने एक साथ ज्यादा एग बने उस तरह से हमें मेडिसिन दी हुई है, तो ऐसी अवस्था में एक से ज्यादा एग बनते हैं, वरना नेचुरली एक ही एग राइट में से या फिर लेफ्ट में से बनते हैं। तो यह हुआ ओव्यूलेशन स्टडी। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर अलग अलग है, तो ये फैक्टर भी हम देख सकते हैं, लेकिन मेडिकल के थ्रू ऐसा बोलते हैं कि जब आप 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो,
बीच के दिनों में ओव्यूलेशन देखकर प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तभी आपको सब रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। रिपोर्ट्स करवाने लेट क्यों चाहिए? क्योंकि यदि हम पहले से ही रिपोर्ट करवा लेंगे तो हमारा दिमाग भी वहीं पर चला जाएगा, है ना, और हमारा चित्त वहां पर जाएगा तो हम वही सोच में पड़ जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं, तो मोस्टली उसमें से 90% केसेस में यही देखा गया है कि वह मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इतने जगह पर चले गए, 7-8 टाइम्स आईवीएफ करवा दिया, आईयूआई करवा दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। एक मेरे पास पेशेंट आते हैं, इन लोगों की कंडीशन भी सच में बहुत ही दयाजनक होती है। जैसे कि नडियाद के अंदर एक वैशाली गरनाला है, वहां पर एक फ्रूट्स वाला खड़ा रहता है। तो उसको 14 साल से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती थी। काफी कितने सारे हॉस्पिटल में गए और सभी डॉक्टर्स ने उसको ये बताया कि अभी तुझे प्रेगनेंसी ठहरेगी ही नहीं, क्योंकि तेरे स्पर्म काउंट, पुरुष बीज बहुत ही कम है। तो उसने उसकी सिस्टर को ऐसा बोला कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी तो तू मुझे थोड़ा हेल्प कर दे। तो उसकी सिस्टर ने ऐसा बोला कि ठीक है, तेरे लिए मैं प्रेगनेंसी रख देती हूँ, मेरा जो बच्चा आएगा वो मैं तुझे दे दूंगी। उसने प्रेगनेंसी रख दी, 9 मंथ हो गया। जब बच्चा देने का टाइम आया तब वो मुख से वो हो गई और उसने बोल दिया कि मैं अभी तुझे बच्चा नहीं दूंगी। और उसको बहुत ही अपशब्द बोल दिए, वांजनी ये करके वो। तो वो जब पेशेंट आकर मेरे पास बोलते हैं कि मैडम ऐसी ऐसी हमारी हालत है, तब मुझे भी ऐसा होता है कि नहीं, सच में ये कंडीशन जो उसमें से पसार होते हैं उनको ही पता चलता है कि ये कंडीशन कितनी भयंकर है। तो वो आकर लिटरली मेरे पास रड़ते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि ये सब चीज के अंदर भी हमें न्यूट्रल रहना है ना। कोई भी नेगेटिव, तब मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग किया और उसके हस्बैंड के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट करवाई, सब कुछ स्टार्ट करवाया। बाद में वह कंसीव हो गई तो वह इतनी खुश हुई और इतने मीन्स नहीं उसको मीन्स वह खुश देखकर मेरी आंख में भी पानी आ गया था। आज उसका बच्चा है, कल ही वो लोग आए थे, तो 1.5 साल का उसका बच्चा है। बच्चे को भी बोलती है बेटा देख ये मैडम की वजह से तू है। ऐसा नहीं है कि हम तो सिर्फ माध्यम है, लेकिन मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि इस टाइप पर मेंटल कंडीशन सच में बहुत ही भयंकर और खराब हो जाती है। लेकिन हमें हमारा जो मिशन है वो हमें हर टाइम याद रखना है। शादी को 10 साल हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, या फिर 1 महीना हुआ है और आप ट्राई कर रहे हैं, दोनों चीज के अंदर मेन चीज यही है कि एक ही चीज है कि हमारा मेंटली बैलेंस हमें बनाए रखना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे बनाए रखना है, हमें एक हेल्दी पेरेंट्स बनना है। गुरु शक्तियां वही देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कितने सारे पेशेंट के अंदर हमें ये होता है, एक पेशेंट आता है जिसकी एज अभी 35 ईयर्स है, उसका पूरा यूटरस नॉर्मल की से भी छोटी साइज है। तो और उसके बीज बनते नहीं है, पीरियड्स आता है, पीरियड्स आने का भी उसको 18 ईयर्स में स्टार्ट हुआ। बड़ौदा का वो पेशेंट है, उसको सिर्फ ड्रॉप्स ड्रॉप्स ही ब्लीडिंग आते हैं। तो आईवीएफ वाले ने भी उसको मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा। तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट है, वह पेशेंट अच्छी तरह से मेडिसिन ले रहे हैं। और 1 महीने पहले उसको 1 महीने के ऊपर कुछ डेज गए, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव आया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले की जब मेहरबानी होती है तब वह भी ठीक हो जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वह ऊपर वाले की दया से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस एक ही चीज है कि हमारी मानसिक कंडीशन, नेगेटिव थॉट, या सब चीज को हमें निकाल देना है। काफी साल क्यों हो ना गए हो, गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा रखो, ऊपर वाले के परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखो, नहीं वह देंगे ही, है ना परमात्मा। बस आपकी इच्छा के अनुसार जो भी हो वह हमें मंजूर है। बस ऐसा नहीं कि पीरियड्स आ गया, ज्यादातर पेशेंट के अंदर क्या होता है,
कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीरियड्स की डेट आती है, जैसे कि पहली तारीख थी 25, 25 से ही वह सोचने लगेगी क्या होगा क्या होगा, पीरियड्स आएगा नहीं आएगा क्या होगा। जैसे ही पीरियड्स आ गया तुरंत ही टेंशन में। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो दूसरा महीना है ना, जहां पर एग बनने वाले हैं वह भी डिस्टर्ब हो जाता है, और आगे के महीना भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों मंथ डिस्टर्ब हो गए। हम सबको पता है कि हमारी जो साइकिल है वह पूरी हॉर्मोन्स के ऊपर आधारित है। हमारे दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड में से ही हॉर्मोन्स का सिक्रिएशन होता है। तो यह हॉर्मोन्स का सिक्रिएशन हमारे थॉट की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, स्ट्रेस टेंशन की वजह से, यह सब हमारे हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं सकती है। इसीलिए खास जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब मेंटली कूल रहना है, पूरा पॉजिटिव थॉट, पूरे परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। नहीं, आप ही हो, आप जो करवाएंगे वह सब कुछ हम करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, अच्छी पुण्य आत्मा का अवतरण ही होगा, इतना ट्रस्ट रखे, है ना, तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अभी एक लास्ट का जो टॉपिक है, मेल, पुरुष बीज, फीमेल के साइड पर का हमने सब डिस्कस कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष बीज के अंदर भी पुरुष बीज कभी कभी कम होते हैं। पुरुष बीज का जब रिपोर्ट्स मीन्स सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट्स जब करवाते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज हमें खास देखनी चाहिए। फर्स्ट चीज ये है कि जो सीमेन है उसकी मात्रा मीन्स उसकी क्वांटिटी कितनी है, कम से कम 1 ml 2 ml उतनी क्वांटिटी में सीमेन होना चाहिए। दूसरी चीज की उसके अंदर जो स्पर्म रहते हैं वह स्पर्म की संख्या भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि वह स्पर्म WHO के अनुसार 20 मिलियन कम से कम होने चाहिए, या फिर 20 मिलियन से ज्यादा। यदि स्पर्म काउंट 40, 50, 60 मिलियन है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ में जो स्पर्म है वह स्पर्म को मोटाइल मीन्स स्पर्म, मैंने आगे बताया था कि जैसे कि वजाइना में स्पर्म पड़ता है, वह स्पर्म धीरे धीरे मोटाइल होकर चलकर यूट्रस में से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वहां पर जो एग है, ओवम है, वहां पर मिलता है। तो इसका पूरा डिस्टेंस उसको काटना पड़ता है। तो उसको जो डिस्टेंस काटते हैं उसको जो है वह मोटिलिटी बोलते हैं। तो जब फास्ट मोटिलिटी, फास्ट अच्छी तरह से एक्टिव स्पर्म वहां पर होंगे, वह स्पर्म ही वहां ओवम तक पहुंच पाएंगे। यदि जितने स्पर्म्स कम है, कम चलने वाले हैं, तो वह ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए पुरुष बीज के रिपोर्ट के अंदर पुरुष बीज की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, उसके जो चलने की गति है वह भी ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या और गति ठीक है, लेकिन जो स्पर्म की क्वालिटी है, जैसे कि जो पुरुष बीज है ना उसके अंदर हेड होता है, नेक होती है और टेल होता है। आजकल क्या हो गया है कि मोस्टली सभी के अंदर जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर का फूड या फिर टोबैको, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये 6 चीज इतनी है कि सभी के अंदर मोस्टली देखने को मिलती ही है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है, जो पुरुष बीज है वह एबनॉर्मल पाए जाते हैं। एबनॉर्मल दैट मीन्स जो पुरुष बीज का सीड है वह छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, या दो स्पर्म, दो हेड है, छोटा हेड है, या फिर छोटी टेल है। तो इस तरह का जो स्पर्म है उसको एबनॉर्मल स्पर्म बोलते हैं, खराब पुरुष बीज। तो यह चीज की वजह से भी प्रेगनेंसी ठहर नहीं सकती है। तो यह 3 चीज खास पुरुष बीज के अंदर हमें जान लेनी चाहिए कि ये सही है या नहीं है। तो इतने जो फैक्टर है यह मेडिकली कंसीव होने के लिए जरूरी है। लेकिन मैंने जिस तरह से बोला है कि जब हमें एक अच्छी पुण्य आत्मा अवतरण चाहिए, हमारे
जो प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा आता है वह हेल्दी चाहिए, तो उसके लिए स्पर्म और ओवम दोनों हेल्दी होने बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो 2 रिपोर्ट्स हमेशा करवा लो। फर्स्ट रिपोर्ट है वह सीमेन एनालिसिस, पुरुष बीज का रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमें यह पता चले कि पुरुष बीज के अंदर कोई खराब चीज नहीं है ना, एबनॉर्मल स्पर्म नहीं है ना, उससे प्रेगनेंसी ठहर गई तो मिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या फिर बच्चे के अंदर कोई भी एबनॉर्मालिटी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए कंसीव होने से पहले हमेशा सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया वह एएमएच का रिपोर्ट, एंटी मुलेरियन हार्मोन, कि स्त्री बीज के एग की क्वालिटी कैसी है। यह 2 चीज हम करवा ले, बाद में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता नहीं। इसीलिए खास आज जो फैक्टर हमने बताए हैं, आप उसके अनुसार या आपको जो भी पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम है उस तरह से उसका सॉल्यूशन करके या फिर कोई भी डॉक्टर की एडवाइस लेकर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तब मेंटल कंडीशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप मेडिटेशन, ध्यान करके, अच्छा आहार, अच्छा डाइट लेकर, और हमारे जो खराब गुण है जैसे कि ईर्ष्या, शोक, अहंकार, मोह, माया, ये सब को हम साइड पर रखने के बाद हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो 100% हमारे अंदर पुण्य आत्मा का अवतरण होगा ही। इसीलिए खास आज का लेक्चर हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं और आप सब ने हमें शांति से ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। हमारे गुरुदेव और गुरु माँ का भी खूब खूब धन्यवाद कि उसने ही ये सब बुलवाया है, वो ही हमारे माध्यम से सब बोल रहे थे। आपको कोई भी प्रश्नोत्तरी है तो हमारे पास 15-20 मिनट है, तो उसके अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय बाबा साहब। थैंक यू सो मच हेतल जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और अभी हमारे पास टाइम है, तो किसी को भी क्वेश्चन हो वो हेतल से पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? आज ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ही नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से समझाई है सारी चीज। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि एक राइट एज होनी चाहिए और बेसिकली क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देन थैंक यू सो मच हेतल जी, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए और अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय देने के लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं। हेलो। यस, यस। क्या बोले? जय बाबा स्वामी, मेरा नाम मोनिका है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। क्या मुझे इन नंबर मिल सकता है? हाँ। हेतल साधक जी का नंबर मिल सकता है? हेतल बहन का, डॉक्टर हेतल बहन का नंबर चाहिए आपको? किसका नंबर चाहिए? हाँ, डॉक्टर हितल जी का ही नंबर चाहिए। Yes, हाँ हेतल बहन, आपका नंबर आप शेयर करोगे? हाँ हाँ, 94। एक सेकेंड। यस। 94 290 290 62 62 999।
999। यस। ओके, थैंक यू। मुझे हेलो। एक और क्वेश्चन पूछना है कि जो अभी आपने बताया कि रिलेशनशिप जो टाइमिंग है, मतलब किस टाइम पीरियड पर आपको रिलेशनशिप रखना है पीरियड के बाद, तो वो आप फिर से रिपीट कर सकते हो? यस। जैसे कि आपकी पीरियड्स की डेट है वह फर्स्ट है एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपका जो रिलेशन रखने का टाइम है वह 10 से लेकर 20 के बीच के अंदर वह ओव्यूलेशन टाइमिंग होगा। हम्म। इसीलिए 10 से 20 के बीच में आप देखो कि आपको कोई भी एक साइड पर पेन होगा, राइट या लेफ्ट साइड पर पेन होगा, और वजाइना में से स्टिक की डिस्चार्ज होगा, तो यह साइन है ओव्यूलेशन की। और यही टाइम मीन्स यही 24 आवर सबसे इम्पोर्टेंट है कंसीव होने के लिए। अच्छा, तो वो जो ओवुलेशन जो है, मतलब हाँ एग्जैक्टली कौन से टाइम पर वो ओवुलेशन होने वाला है, तो वो इस चीज का पता मतलब कैसे चलेगा, मतलब पेन के थ्रू? हाँ, पेन के थ्रू और स्टिकी डिस्चार्ज के थ्रू। अच्छा, तो उसका कोई मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इसी टाइम पर अपना ओवुलेशन होने वाला है, तो उस टाइम पर अपन रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो ऐसा कुछ मतलब अपने को पता होना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ, तो उसके लिए जैसे कि रिपोर्ट्स मैंने बोला, ओव्यूलेशन स्टडी करके रिपोर्ट्स आता है, या फिर अभी बाजार में जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे निकले हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, सेम उस तरह से हाँ। ओव्यूलेशन के लिए भी स्ट्रिप आती है, जिसको आई नो स्ट्रिप बोलते हैं। तो वह स्ट्रिप लेकर भी आप चेक कर सकते हैं घर पर, यूरिन के थ्रू ही करना है चेक। जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं सेम उसी तरह से यूरिन का एक ड्रॉप्स रखना है। यदि उसमें 2 लाइन आ गई, आपको इस तरह से सिम्टम्स मिलते हैं, तो आप इस हम्म। तरह से चेक कर लो, और 2 लाइन आ गई तो समझ लो कि ओव्यूलेशन हो गया है। अच्छा। अच्छा। हम्म। जय मतलब कोई बाबा भी स्वामी। क्वेश्चन पूछ जय सकते हैं ना बाबा मैडम? स्वामी। ओके। जय बाबा। मुझे भी एक क्वेश्चन है डॉक्टर हेतल जी। यस। ऐसे हमने सुना है कि जैसे स्त्री संतान है और अभी हमें मेल बेबी चाहिए, तो हाँ। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 1, 3, 5, 7 डेज पे आप अगर कंसेप्शन करते हो तो मेल होता है, या 2, 4, 6, 8 के नंबर्स में हम कंसेप्शन रखते हैं तो फीमेल चाइल्ड होता है, ऐसा भी कुछ है इसमें? हाँ, एक्चुअली आयुर्वेद के अंदर उसका बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, लेकिन अभी जो पीसीपीएनडीटी एक्ट चल रहा है उसके थ्रू कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन जो संहिता में वर्णन दिया है मैं आज वो शेयर करूंगी। आयुर्वेद संहिता में वह लिखा हुआ है कि जैसे कि स्पर्म और ओवम, उसके अंदर स्पर्म यदि ज्यादा हेल्थी और ज्यादा क्वालिटी वाला है तो मेल चाइल्ड आएगा, और यदि ओवम ज्यादा हेल्थी और क्वालिटी वाला है तो फीमेल चाइल्ड आएगा। उसके अलावा उसके अंदर जैसे कि एक की संख्या और बेकी संख्या, और इवन नंबर, उसके अंदर पीरियड्स के 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, यह नंबर के अंदर जब रिलेशन रखते हैं तब मेल चाइल्ड आने की संभावना ज्यादा रहती है। और फीमेल चाइल्ड के अंदर 9th है, 11th, 13th, 15th, 17th, यह डेज के अंदर जब रिलेशन रखते हैं तब फीमेल चाइल्ड आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा एक पद्धति भी बताई है जिसको पुंसवन कर्म बोलते हैं, कि वट की जो कुपले होती है उसको लेकर गाय के दूध के साथ क्रश कर देना है, उसको छान लेना है, और यदि मेल चाइल्ड चाहिए तो राइट नोजल के अंदर 4 ड्रॉप्स डालने हैं, यदि फीमेल चाइल्ड चाहिए तो लेफ्ट नोजल के अंदर 4 ड्रॉप्स चाहिए। लेकिन यह सब एक प्रयोग है, इसको कोई 100% ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू यही आएगा। इवन संहिता में भी लिखा है कि आप इस तरह से प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में तो यही लिखा हुआ है कि यथेच्छा परमेश्वरी, मीन्स परमेश्वर की जो इच्छा होगी वही आएगा।
तो प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। तो 50% 90% भी चांसेस होते हैं, लेकिन इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये जो हम गिनते हैं एक ही संख्या या बी की संख्या, वो हम्म। ओव्यूलेशन डेट से गिननी है, या जैसे आपने बताया कि पीरियड। फर्स्ट डेट पे मेंस्ट्रुएशन हुआ तो 10th डे पे हमारा हाँ। ओव्यूलेशन हो सकता है, तो हाँ। 10th से गिनना है कि फर्स्ट से गिनना है? नहीं, फर्स्ट को पीरियड्स आएगा वो फर्स्ट डे होगा, तो फर्स्ट हम्म, से लेकर 10th को 10th डे होगा, तो 10th डे वो बेकी संख्या में आएगा। एक ही संख्या। 10th ओके, 12th 14th तो उस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ये बस। जय बाबा स्वामी। हेलो मैडम। यस, बोलो। गुड गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग। बाबा साहब। मैडम आप फिर से जय। अपना नंबर शेयर कर सकते हैं प्लीज? 94 9429। 9429062999। ओके, थैंक यू मैम। मैडम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं मॉर्निंग में आप रिलेशनशिप रखना अच्छा है, तो उसमें आप कुछ कह सकते हो? हाँ, रिलेशन का जो टाइमिंग है ना, उसके अंदर दो टाइम सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, मॉर्निंग में 4 to 6 का। और दूसरा टाइम यदि किसी को 4 to 6 एडजस्ट नहीं होता है तो नाइट में 10 to 12 के बीच में। 4 to 6 का टाइम इसीलिए बेस्ट है क्योंकि अभी क्या है, सबकी लाइफ है ना, पूरी भागम दौड़ी जैसी लाइफ होती है ना। तो पूरे नाइट के अंदर हमारे सभी हॉर्मोन्स बैलेंस में हो जाते हैं, हमारी मेंटल कंडीशन प्रॉपर हो जाती है। और ब्राह्म मुहूर्त में 4 to 6 रिलेशन के लिए ट्राई ट्राई करेंगे तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, थैंक यू। और वो जो तिथि का जो है वो आप बता सकते हो, तिथि कौन सी तिथि ति- वाला? तिथि के अंदर क्या है कि आप इतना ज्यादा डीप में जाएंगे ना, तो मैंने जो इतने साल में देखा है उसके अंदर फिर ओव्यूलेशन टाइम और तिथि ये दोनों एडजस्ट Class। नहीं हो पाएगा। फिर आप ट्राई हाँ करते रहो तिथि के अनुसार तो 4-5 महीना चला हाँ। जाएगा, ओव्यूलेशन आपका अलग टाइम पर होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। इसीलिए अच्छा। बेस्ट वे ये है कि आप ओव्यूलेशन के बीच में ही एक ही बेकी संख्या देखकर ट्राई करो ना। ओके ओके, थैंक यू। जय बाबा साहब। जय बाबा स्वामी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? बहुत एनर्जी की। बहुत धन्यवाद। मीना जी आप शांति पाठ करवा दे, ग्रेटिट्यूड ऑफर करके है। पहले तो सभी गुरु शक्तियों का खूब खूब धन्यवाद कि जिसने डॉक्टर शीतल को माध्यम बनाया और हमें इतना सारा ज्ञान उनका अनुभव प्रदान किया। डॉक्टर शीतल का भी खूब खूब धन्यवाद। उनकी भी आध्यात्मिक और सर्वांगीण उन्नति हो, यही श्री गुरु शक्तियों के चरणों में प्रार्थना है। और सभी श्रोताओं को भी आध्यात्मिक और सर्वांगीण उन्नति हो, यही श्री गुरु शक्तियों के चरणों में प्रार्थना है। अभी आज पाठ करेंगे। ओम ज्योति अंतरिक्ष रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ
जय बाबा स्वामी। आप सभी को जय फ्रेंडशिप बाबा स्वामी। जय बधाई। बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आप इतनी अच्छी सामूहिकता में जुड़े और वंश अगेन हम हेतल जी का हृदय से आभारी है अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालने के लिए। आपका खूब खूब आभार। जय बाबा स्वामी। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू। बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हेतल बहन ने इतने अच्छे से समझाया कि आज मुझे तो पहली बार ये सब सुनने को मिला है। बहुत अच्छा समझाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा है ऐसे साधक नडियाद में है। बहुत हम्म। अच्छा लगा कि सबके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इतने यस। अच्छे सेशन से सबको जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, और विनीता बहन हमें इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है जो ग्रुप में हम शेयर करेंगे। तो ये क्या बेसिक नॉलेज है, तो जो मतलब गुरु कार्य में आगे है तो वो अपनी जब स्त्री संगठन की मीटिंग हो तो भी ये रिकॉर्डिंग फिर से सुना सकते हैं। कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। शादी हो गई और तुरंत प्लान करें ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर हम 5-6 साल पहले से ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये हमारी जब स्त्री संगठन की मीटिंग हो तो ये सारी चीजें हम शेयर कर सकते हैं, है ना। जय बाबा हाँ स्वामी। जरूर से। जय बाबा स्वामी। जय बाबा जय स्वामी। बाबा जय स्वामी। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। નહીં, પેલા મેમ સાથે કે ગ્રુપમાં એડ કરવા માટે. અચ્છા, આપ તમારો નંબર બોલો, હું લખી લઉં છું પછી તમને એડ કરી દઈશ ત્યાં. બોલો. 84 017 84 017 66 9 32. 66 9 32. ઓકે, હું રિપીટ કરું છું. હમ 84 017 66 932. તમારું શુભ નામ? જલપા. જલ્પા. અચ્છા, ક્યાંથી છો? એકચ્યુઅલી હું નવસારીથી છું પણ અત્યારે હાલમાં હું લાઓસ છું, અહીંયા થાઈલેન્ડની It's બાજુ. okay. ઓ વાવ, ધેટ્સ ગુડ. તમે છે ત્યાંથી જોડાયા છો, સરસ. હા, એટલે હા નંબર સેવ કરવા માટે, બીજું કાંઈ નહીં, હે ને. ગુડ હા. ગુડ ગુડ. ઓકે. જય બાબા સ્વામી. જય બાબા સ્વામી. બધાને જય બાબા સ્વામી। જય બાબા સ્વામી. થેન્ક જય યુ. ચાલો, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. ને thank ગુરુ જય બાબા કૃપા. સ્વામી। જય બાબા સ્વામી.